हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य के एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्नों के हल। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि भूचुंबकत्व संबंधी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए है इसमें कि एक सदिश को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए 3 राशियों की आवश्यकता होती है। उन 3 स्वतंत्र राशियों के नाम लिखिए जो परंपरागत रूप से चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। यानी कि भूचुंबकत्व यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसका चुंबकीय क्षेत्र आपको दर्शाना है, तो आपको कौन कौन सी राशियाँ चाहिए। तो वो 3 राशियाँ जैसे कि आपको पता है, पहले से पढ़ा हुआ है आपने, चुंबकीय विक्षेपण, नत कोण यानी कि वहाँ पर कितना झुका हुआ है, और तीसरा क्षैतिज घटक। ये 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। विक्षेपण, नत कोण और क्षैतिज घटक। बी बोल रहा है कि दक्षिण भारत में किसी स्थान पर नत कोण कितना है, 18 डिग्री है। तो ब्रिटेन में आप इससे अधिक नतिकोण की अपेक्षा करेंगे या कम। जैसे कि ये एक पृथ्वी है, मानो ये एक पृथ्वी है, तो दक्षिण भारत कहीं यहाँ पर होगा और ब्रिटेन कहीं यहाँ पर है, यानी कि उत्तरी ध्रुव के पास में। तो अब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर कंपास लेके जाएंगे तो क्या होगा, उत्तरी ध्रुव क्या होगा, ये पास में है, तो इस तरह से कंपास यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, कंपास की सुई नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरफ को दिखाएगा, उत्तर की तरफ। तो यहाँ पर ये ज़्यादा झुका होगा और एकदम ही हम लोग ध्रुव पे चले जाते हैं तो कंपास की सुई क्या होती है, वहाँ पे सीधी खड़ी हो जाती है, ऐसे इस तरह से वहाँ पर सीधी खड़ी हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो नत कोण है वो ब्रिटेन में ज़्यादा होगा क्योंकि वो उत्तरी ध्रुव के पास में। सी में बोल रहा है कि यदि आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में भूचुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का नक्शा बनाएं तो ये रेखाएं पृथ्वी के अंदर जाएंगी या इससे बाहर आएंगी। देखो, मेलबर्न कहीं यहाँ पे है, दक्षिण की तरफ है नीचे। अब हम मानते हैं कि पृथ्वी के अंदर एक छड़ चुंबक इस तरह से पड़ा हुआ है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ठीक है। छड़ चुंबक को इस प्रकार से पड़ा हुआ मानते हैं कि यहाँ पर कोई छड़ चुंबक है इस तरह से। तो छड़ चुंबक है तो उसका ये नॉर्थ है और ये साउथ है ऊपर की तरफ। और हमको पता है कि नॉर्थ से बाहर आती हुई होती हैं और साउथ में अंदर जाती हुई होती है। तो यहाँ पर मेलबर्न है तो यहाँ से क्या होगा, बाहर आती हुई होंगी, ठीक। डी वाला, एक चुंबकीय सुई जो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, यदि भूचुंबकीय उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर रखी जाए तो वो किस दिशा में संकेत करेगी। मतलब कि एक आपके पास ऐसे कंपास है, ठीक है, वो सिर्फ ऐसे घूम सकता है इस तरह से, है ना। तो अगर हम लोग उत्तरी ध्रुव में लेके जाएंगे, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, ठीक है। ये इस तरह का नहीं है कि ये ऐसे ऊपर नीचे हो, ये सिर्फ समतल में घूम सकता है इधर उधर, ये नीचे। तो इसको थोड़ा सा समझो कि ये कंपास कैसा है, ये ज़मीन में नीचे की तरफ नहीं झुक सकता, न आसमान में ऊपर की तरफ जा सकता है, ये सिर्फ समतल में उत्तर दक्षिण इस तरह से हो सकता है। तो अगर मैं इसको ध्रुव के पास लेके जाऊं तो चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय सुई है यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र सुई को ऐसे धंस जाना चाहिए ज़मीन की तरफ, पर ये धंस नहीं सकती है। तो यहाँ पर ये कोई भी दिशा नहीं बताएगी उसकी, एकदम कहीं पर भी ये अटक जाएगी, सही चीज़ नहीं बताएगी, है ना। अब ई है, माना जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक चुंबकीय द्विध्रुव के क्षेत्र जैसा है जो पृथ्वी के केंद्र पर रखा है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 8 × 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला है। कोई ढंग सुझाइए जिससे इस संख्या के परिमाण की कोटि जांची सके। तो हम मानते हैं कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है यह एक छड़ चुंबक के जैसा है, उसका कुछ द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि m हमको दे रखा है। तो अगर हम इससे इसके विषुवत पर यहाँ पर
चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें तो B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट बटे में 4 पाई m अपॉन d क्यूब, d यानी कि ये दूरी d। तो अब हमको d यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या जो 6400 किलोमीटर होती है। तो अब हम इसका मान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से b बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके बराबर होता है, 10 की घात -7। m हमको दे रखा है 8 गुणा 10 की घात 22 और d दे रखा है 6.4 गुणा 10 की घात 6 इसका क्यूब। तो ये 0.31 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला और 10 की घात -4 टेस्ला एक गॉस के बराबर होता है, तो इसको g लिख सकते हैं। तो यह मान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के समान है। अब अगला बोल रहा है ये कि F है अब इसमें कि भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि मुख्य NS यानी कि नॉर्थ साउथ चुंबकीय ध्रुव के अतिरिक्त, यानी कि जो पृथ्वी में मुख्य ये नॉर्थ और ये साउथ हैं, अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर कई अन्य स्थानीय ध्रुव भी हैं जो विभिन्न दिशाओं में अस्त व्यस्त हैं। ठीक है, ऐसा होना संभव है, हाँ ऐसा है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर जो लौह अयस्क पाए जाते हैं वह भी क्या होते हैं, चुंबक की तरफ व्यवहार करते हैं, पर वो क्या है कि अस्त व्यस्त हैं, कोई इधर है, किसी का नॉर्थ साउथ इधर है, किसी का इधर है, तो ये एक दूसरे के क्षेत्र को क्या कर देंगे, निरस्त कर देते हैं, पर होते तो हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं इस तरह से, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र केवल द्विध्रुव क्षेत्र के कारण है, और जो अस्त व्यस्त दूसरे जो होते हैं यानी कि लौह अयस्क की वजह से ही होते हैं, वो चुंबकीय अयस्क उनकी वजह से होता है क्षेत्र, पर वो क्या है आपस में जो है एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। दूसरा सवाल है अब इसमें, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, क्या यह समय के साथ भी बदलता है? यदि हाँ, तो कितने समय अंतराल पर इसमें पर्याप्त परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर है हाँ, यह एक जगह से दूसरी जगह जाने पे बदलता है, यह समय के साथ भी बदलता है। ठीक है, यह हो सकता है रोज़ बदले, ये महीने में बदले, ये सालों में बदले, और जब जैसे कि चुंबकीय आंधी के दौरान यह जो है बहुत अनियमित तरह से बदलता है, और इसका जो है पर्याप्त परिवर्तन लगभग 100 साल में हमको दिखाई पड़ता है कि हाँ ये बदला है। जैसे कि हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो चुंबकीय उत्तर ध्रुव है वो धीरे धीरे खिसक रहा है, इधर कनाडा की तरफ आ रहा है। दूसरा बी, पृथ्वी के क्रोड यानी कि उसके गर्भ में लोहा है, यह ज्ञात है, तो फिर भी भूगर्भ शास्त्री इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते हैं। ठीक है, गर्भ में लोहा तो है, पर फिर भी ये नहीं माना जाता कि इस लोहे की वजह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि इसका तापमान बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो लोहा है ये किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। और हमको पता है कि किसी भी चुंबक का चुंबकीय जो गुण है वह अधिक तापमान पर नहीं टिकता है। जैसे ही किसी चुंबक को गर्म करेंगे, उसकी चुंबकीय जो उसका खासियत है, चुंबकत्व जो उसका गुणधर्म है वो समाप्त हो जाता है। तो ये जो है वो उसके गर्भ में पड़े लोहे की वजह से नहीं हो सकता है। सी वाला है, पृथ्वी के क्रोड के बाहर चालक भाग में प्रवाहित होने वाली आवेश धाराएं भूचुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी समझी जाती हैं। इन धाराओं को बनाए रखने वाली बैटरी यानी कि इनके लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? तो ये ऊर्जा जो है पृथ्वी के जो अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, तो जो रेडियो एक्टिविटी हो रही है उनसे वहाँ से मिलती है। तो इस तरह से हम लोग इन तीनों का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई अभी। अगला सवाल, मतलब अगला इसी के में डी वाला है, अपने 4-5 अरब वर्षों के इतिहास में पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कई बार पलट चुकी होगी। भूगर्भ शास्त्री इतने सुदूर अतीत के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कैसे जान पाते हैं? तो वो ऐसे जान पाते हैं जब बड़ी बड़ी चट्टानों की खुदाई होती है तो उसमें पदार्थों का चुंबकीय जो आघूर्ण होता है उसकी दिशा
और अभी के पृथ्वी की जो चुंबकीय आघूर्ण है उसकी दिशा से अलग मिलती है। तो उस पर से उनको पता चलता है कि पहले जो है अलग रहा होगा, अभी अलग है। अब ई बहुत अधिक दूरियों पर यानी कि 3000 किलोमीटर से अधिक यानी कि बहुत दूर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अपने द्विध्रुव आकृति से काफ़ी भिन्न हो जाता है। कौन से कारक इस विकृति के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो अब जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी से दूर जाते हैं तो पृथ्वी के बाहर वायुमंडल में क्या है, आयन है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से अधिक दूरी पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या हो जाता है, ये विकृति आ जाती है उस पर, वो वैसा नहीं मिलता है द्विध्रुव जैसा। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाले आयनों की वजह से। आंतर तारा की अंतरिक्ष में 10⁻12 टेस्ला की कोटि का बहुत ही क्षीण चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या इस क्षीण चुंबकीय क्षेत्र के भी कुछ प्रभावी परिणाम हो सकते हैं? तो देखो, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है इस तरह से, है ना, अब इस पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन यानी कि कोई चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण को लंबवत अगर हम लोग प्रवेश कराते हैं तो वो क्या होता है, इसमें गोल गोल घूमने लगता है इस तरह से। तो गोल गोल क्यों घूमता है ये? क्योंकि इसमें चुंबकीय बल लगता है जो किसका काम करता है, अभिकेंद्र बल का काम करता है। अब चुंबकीय बल कितना होता है, QVB के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है, mv²/r। r यानी कि त्रिज्या, v से v कट हो गया तो r बराबर क्या आ गया, r ऊपर ले लो तो mv/QB। अब ये बोल रहा है कि ये जो b है ये बहुत कम है, तो b बहुत कम है तो r बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सुदूर अंतरिक्ष में कण अगर जाएगा तो वो क्या होगा, बहुत बड़ा चक्कर लगाएगा। क्यों? क्योंकि b बहुत कम है इसीलिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि ये QVB है, या तो इसको BEV भी लिख सकते हो, E यानी कि आवेश, है ना, इलेक्ट्रॉन ले लिया है यहाँ पर। तो R बराबर mv/BE। अब B अल्प है तो अंतर तारा की अवकाश में कण वृत्त त्रिज्या यानी बहुत बड़ी त्रिज्या के पथ पर गति करेगा, अतः उसके पथ में विचलन जो है वो नगण्य है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। यानी बहुत बड़ी त्रिज्या से वो चक्कर लगाएगा तो विचलन नहीं, नगण्य मान सकते हैं उस टाइम पे। ठीक है, अगला सवाल, एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान वायु चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, पर 4.5 × 10⁻² जूल का बल आघूर्ण लगता है यानी कि टॉर्क, तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम क्या होगा? तो पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं, चित्र बनाना पड़ेगा, उससे बताता हूँ मैं आपको। देखो, इसको इस तरह से एक चुंबकीय क्षेत्र है B और इस पर एक छड़ चुंबक को रखा गया है ये, और यह B के साथ यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको पता है कि जैसे इस तरह से अगर हम किसी छड़ चुंबक को रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र इसको अपने साथ ले आएगा, यानी कि इस दिशा में, यानी कि इधर बल लगेगा, ये ऊपर की तरफ बल लगेगा और ये ऐसे इस प्रकार इसके साथ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लग रहा है, इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, mb sin थीटा। m क्या होता है, बल आघूर्ण, चुंबकीय बल आघूर्ण, वही तो हमको निकालना है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क बटे b sin थीटा। b हमको दिया है, हाँ दिया है ये, टॉर्क हमको दिया है, हाँ दिया है ये। तो यहाँ से m बराबर टॉर्क बटे b sin थीटा, थीटा भी दे रखा है 30 डिग्री, तो इसका हम लोग मान रखेंगे इस तरह से। तो m बराबर टॉर्क बटे b sin 30, तो ये sin 30 1/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया तो यहाँ पे 0.25, तो इसको काट पीट के फिर आंसर लेके आएंगे 0.36 जूल प्रति टेस्ला। तो यह इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा सवाल है, चुंबकीय आघूर्ण में दे रखा है m बराबर 0.32 जूल प्रति टेस्ला।
वाला छोटा कोई एक क्षण चुंबक है जिसे 0.15 टेस्ला के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि क्षण क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है तो क्षेत्र के किस विन्यास में स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन होगा? कहाँ पर स्थायी होगा, कब स्थायी होगा? तो प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा भी ज्ञात करनी है। तो देखो कि जैसे ये एक चुंबकीय क्षेत्र आपको दे रखा है इस तरह से, ठीक है, आप समझ गए इसमें नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ठीक है, इस तरह से है। अब हमारे पास एक चुंबक है और हमने इसको इस तरह से रख दिया, यहाँ पर नॉर्थ, ये साउथ। अभी आप बताओ कि कोण यानी किस किस के बीच, चुंबकीय क्षेत्र और इसके चुंबकीय आघूर्ण के बीच में कोण। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। दोनों के बीच में कोण कितना है अभी, थीटा 0 डिग्री, क्योंकि वो भी इधर को ही है और बी भी इधर ही है। तो अब इस स्थिति में से अभी क्या है कि ये कहीं नहीं जाएगा, इस पर कोई बल नहीं लग रहा, यानी कि नेट बल क्या है, शून्य है। एक कैसे शून्य है, ये n इस तरफ को खींचा जा रहा है क्योंकि इधर n है, इधर s है, तभी तो ये y है। तो n इस तरफ को खींच रहा है, s इस तरफ को खींच रहा है, तो ये अपनी जगह क्या है, स्थिर है, यानी कि स्थायी बना हुआ संतुलन में है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर धकेलते हो, यानी कि ऐसी स्थिति में लेके आते हो, तो क्या होता है, इस नॉर्थ पे नीचे की तरफ बल लगेगा और ये साउथ वाला ऊपर की तरफ, यानी कि वापस से वो पुनः स्थिति अपनी पहले वाली प्राप्त करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग स्थायी संतुलन। दूसरा, इसको पूरा घुमा के उल्टा कर दो, यानी कि ऐसा कर दो 180, नॉर्थ को इधर, साउथ को इधर। अभी ये स्थायी है, अभी इसमें कहीं पर भी मतलब जो रेखीय बल है वो शून्य है, यानी कि नॉर्थ इधर की तरफ खींच रहा है, साउथ इधर की तरफ खींच रहा है, दोनों एक ही लाइन में अपनी जगह पे अटके हुए। अब यहाँ पर आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इस तरफ है m और b इस तरफ है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 180। ये भी एक संतुलन की स्थिति है। पर अगर अब इस चुंबक को थोड़ा सा ऐसा अगर हम डिस्प्लेस करें इसको, है ना, नॉर्थ को इधर लेके साउथ इधर लेके, तो ये क्या होगा, नॉर्थ अब इधर को बल लग रहा है तो पूरा घूम के इस तरफ आ जाएगा ये, और साउथ वाला पूरा घूम के इधर चला जाएगा, यानी कि जो पहले की जो स्थिति थी वो प्राप्त नहीं होगी, पर जीरो वाली स्थिति फिर आ जाएगी, 0 डिग्री वाली, है ना। पहले संतुलन तो था, अपनी जगह था, पर जैसे ही थोड़ा सा हिलाया तो वो पूरा घूम जाएगा फिर, तो उसको बोलेंगे अस्थायी संतुलन, ठीक है। स्थायी और अस्थायी दो चीज हो गई। अब प्रत्येक स्थिति में क्या निकालना है, चुंबक की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर -mb cos थीटा। तो हमको पता है स्थायी के लिए थीटा कितना लेना है, 0, और अस्थायी के लिए थीटा 180, और m और b तो दोनों में सेम ही रहेंगे क्योंकि चुंबक वही है, वायु क्षेत्र वही है, इसीलिए। तो इसको हम लोग इस तरह से निकालेंगे। पहले हम स्थायी संतुलन जो कि थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी थीटा किसके बीच का कोण, चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। चुंबकीय आघूर्ण किसका, जो क्षण चुंबक रखी हुई है उसका, और चुंबकीय क्षेत्र किसका, जो वायु चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच का कोण थीटा। तो यहाँ पर ये संतुलन स्थिति है कौन सी वाली, स्थायी। अब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, -m.b, यानी कि -mb cos थीटा। m और b दे रखा है 0.32 और 0.15, थीटा कितना है, 0 डिग्री, cos 0 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -4.8 गुणा 10⁻²2 जूल, क्योंकि ऊर्जा है, ऋणात्मक होगी ये। दूसरा इसमें B में क्या करेंगे, अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन 180 डिग्री पर, तो थीटा की जगह 180 रखना है, तो cos 180 जो होता है -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी चीज़ें समान हैं तो उतना ही धनात्मक होगा। तो अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी, जबकि स्थायी संतुलन में ऋणात्मक होगी, ठीक है, क्योंकि ऐसी स्थिति संतुलन वाली स्थिति होगी जहाँ पर स्थायी संतुलन वही होगा जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कम से कम हो, यानी कि वो माइनस में होगी। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी फिर आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन।
पांचवा सवाल है अब कि एक परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड के पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.5 गुणा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है और इसमें 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। समझाइए किस अर्थ में यह परिनालिका एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना है। तो पहले बताना है कि ये छड़ चुंबक क्यों है, क्यों। दाहिने हाथ की हथेली का नियम, हथेली को मोड़ो इसके किस दिशा में, जिस दिशा में विद्युत धारा बह रही है, और आपका अंगूठा जिधर जाएगा उधर क्या होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र। तो मोड़ो तो आपको इसका लंबवत इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र दिखेगा जो कि ये ऐसे है ना। और ऐसा ही चुंबकीय क्षेत्र एक छड़ चुंबक का भी होता है, इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ, अंदर जाता हुआ और यहाँ से बाहर आता हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि यह सोलेनॉइड क्या है, एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है। दूसरा हमको निकालना है इसका चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण m होता है I × A। I मतलब कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और A मतलब उस कुंडली का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर ये एक फेरे के लिए है, I × A, एक फेरे में कितनी धारा और उसका क्षेत्रफल कितना। यहाँ पर कितने n फेरे हैं यानी बहुत फेरे हैं, तो NIA। तो n का मान रखेंगे 800, I दिया हुआ है 3 एम्पियर और क्षेत्रफल दिया हुआ है, गुणा करेंगे मिल जाएगा हमको चुंबकीय आघूर्ण कितना 800 यानी n, I 3, A क्षेत्रफल है ना 2.5 गुणा 10⁻⁻⁴। तो ये आपका आएगा 0.6 जूल प्रति टेस्ला और इसकी दिशा क्या होगी, परिनालिका की अक्ष के अनुदिश होगा, यानी ये जो अक्ष है इसके अनुदिश रहेगा ये। ठीक, अगला सवाल छठा क्वेश्चन है, यदि जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है 5.5 में बताई गई परिनालिका ऊर्ध्वाधर दिशा के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो इस पर क्षैतिज दिशा में एक 0.25 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो इस परिनालिका पर लगने वाले चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण कितना होगा जब उसकी अक्ष आरोपित क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री कोण बना रही है। तो इसका चित्र बनाता हूं मैं, फिर आपको समझाता हूं इसको। तो इस तरह से ये एक वायु चुंबकीय क्षेत्र में है। अब इस सोलेनॉइड को हमने इस तरह से रख दिया 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, है ना। तो अब क्या होगा, ये जो सोलेनॉइड है ये तो एक बार चुंबक की तरह काम कर रहा है। तो माना कि जैसे इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, या तो हाँ ऐसे मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये नॉर्थ पे इधर की तरफ बल लगेगा, ये साउथ पे ऊपर की तरफ बल लगेगा, यानी कि क्या हो गया, ये बल युग्म बना तो टॉर्क बनेगा। ये गोल गोल घूमेगी, ये नॉर्थ इस तरफ आना चाहेगा, साउथ इस तरफ जाना चाहेगा, तो टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी, mb sin थीटा। तो m हमको पता है, पिछले सवाल में निकाल रखा है वही। b वायु चुंबकीय क्षेत्र जिसमें दे रखा है, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो निकाल लेते हैं टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण। तो ये इस तरह से निकालेंगे इसको, टाउ बराबर mb sin थीटा। तो m कितना है 0.6 और ये लास्ट हमने निकाल रखा है पिछले सवाल में, b हमको दे रखा है और sin 30। sin 30 1/2 हो जाएगा और इसको गुणा करके 0.075 न्यूटन मीटर आ जाएगा बल आघूर्ण। ठीक है, अगला सवाल 7वां सवाल है कि एक छड़ चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण हमको दे रखा है 1.5 जूल प्रति टेस्ला और 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा गया है। यानी कि इस तरह से कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है B, ठीक है, और यहाँ पर एक चुंबक को रखा गया है। अब एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि ये चुंबक को क्षेत्र के लंबवत, यानी कि इसको घुमा के ऐसे कर देना है लंबवत,
तो कितना कार्य करना पड़ेगा। और दूसरा इसमें बोल रहा है कि विपरीत दिशा में, यानी कि ऐसे वापस से ये नॉर्थ घुमा के यहाँ पहुँचा देना है, साउथ घूम के इधर आ जाएगा, ऐसे घुमा देना है पूरा 180। पहले वाले में कितना घुमाया 90, दूसरे वाले में 180। ठीक है, तो कार्य निकालना है पहली चीज। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो किया गया कार्य यानी कि वही हुआ ऊर्जा परिवर्तन। तो कार्य क्या होता है, ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि जब ये इस स्थिति में था 0 में, तब उसके पास कितनी स्थितिज ऊर्जा थी, और जब ये ऐसे 90 में पहुंच गया तब उसके पास कितनी स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, -mv cos थीटा। तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे, हम माइनस बाहर ले लेंगे, तो mv cos थीटा 2 माइनस mv cos थीटा 1, ये परिवर्तन निकल जाएगा इसका। यानी कि यहाँ पर पहले कितना था, ये यहाँ पर अंतिम होगी और ये प्रारंभिक। यहाँ पे थीटा 1 क्या हो जाएगा 0 और थीटा 2 क्या हो जाएगा 90, पहले वाले केस के लिए। ऐसे ही दूसरे वाले में क्या होगा, थीटा 1 0 डिग्री और थीटा 2 180 डिग्री, बस मान रखेंगे तो कार्य मिल जाएगा। कार्य वही होता है जितनी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ उसकी, और वही कार्य के बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, पहले वाले में यानी कि थीटा 1 0 और 90 डिग्री, तो उसको घुमाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बाह्य बल लगाना पड़ेगा, तो -mv cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो यहाँ पर cos 90 तक घुमाया है उसको, कहाँ से घुमाया है 0 डिग्री से, तो कार्य इसका इतना आएगा 0.33, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। धनात्मक कार्य करना पड़ेगा, बाहर से घुमाना पड़ेगा उसको, है ना। अब दूसरे में थीटा 1 0 डिग्री और थीटा 2 180 डिग्री, तो इसको घुमाने के लिए -mv cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो अब यहाँ पर cos थीटा 2 की जगह क्या आ जाएगा, cos 180 आ जाएगा और माइनस cos 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो cos 180 कितना होता है -1 और ये भी -1 -2 हो गया, और -2 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.66 जूल। ठीक, दूसरा ये बोल रहा है कि इसमें B स्थिति 1 और 2 में चुंबक पर कितना बलागुण लग रहा है, क्योंकि इसको क्या रखा गया है, वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है ना, वाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, तो जैसे ही ये अपनी स्थिति बदलेगा यहाँ जाएगा, तो ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र इसको अपनी दिशा में लेके आना चाहेगा, तो वो क्या लगाएगा, इस पर बल लगाएगा, टॉर्क लगाएगा। तो इस स्थिति में कितना टॉर्क लग रहा है और इस स्थिति में कितना टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है पहले, mb sin थीटा। तो जब वो 90 डिग्री पर था तो टॉर्क लगेगा उस पर, थीटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी कि sin थीटा 1 हो गया, तो कुछ टॉर्क होगा। जब वो 180 पे आएगा तो वो किस में आ जाएगा, संतुलन की स्थिति में आ जाएगा, फिर कोई टॉर्क नहीं लगने वाला, है ना। भले ही वो अस्थायी संतुलन है पर संतुलन तो है, तो उस समय टॉर्क 0 हो जाता है। तो बता भी सकते हैं sin 180 हो जाएगा, 180 कितना हो जाएगा 0 होता है, तो इसलिए उस टाइम पे 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहले वाले में टॉर्क mb sin थीटा इस टाइम पे 90 है तो 0.33 आ गया, और दूसरे वाले में थीटा 180 डिग्री है तो sin 180 कितना होता है 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। 8वां प्रश्न है अब कि एक परिनालिका जिसमें पास पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.6 गुणा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है और इसमें 4 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके केंद्र से इस पर लटकाई गई है कि एक क्षैतिज लूप में घूम सके। ठीक है, इसको ऐसे लटकाया गया है कि वो घूम सकती है और इसको एक चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। तो सबसे पहले तो हमको परिनालिका यानी कि जो सोलेनोइड है उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये एक सोलेनोइड है जो एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है, तो इसका कुछ एक चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण m क्या होता है, तो m बराबर NIA,
N यानी कि कुल फेरों की संख्या, I यानी कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और A यानी कि इसका क्षेत्रफल। तो ये सारी चीज़ें रख देंगे हम लोग, तो इसका मान निकल जाएगा सीधे इस तरह से, M = NIA, N दिया है 2000, I दे रखा है 4 एम्पियर और क्षेत्रफल दे रखा है 1.6 × 10⁻⁴। तो ये इसका चुंबकीय आघूर्ण निकल जाएगा 1.28 जूल प्रति टेस्ला। B बोल रहा है अब इसमें कि अब ये जो परिनालिका है इस पर कितना बल आघूर्ण होगा यदि इसको 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ 7.5 × 10⁻² टेस्ला के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र से लटका दिया जाए। अब इसमें क्या है कि इस तरह का क्षैतिज एक चुंबकीय क्षेत्र है B, और इस पर इस तरह से इस परिनालिका को लटका दिया गया है। तो क्या होगा, अब इसका 30 डिग्री इसके साथ कोण भी दे रखा है, तो इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो क्या होगा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको इस तरफ घुमाएगा इस तरह से, तो क्या होगा, इस पर एक टॉर्क लगेगा, ये घूमना चाहेगा, तो वो टॉर्क हमको निकालना है। तो टॉर्क हमने पहले भी क्वेश्चन में निकाला हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉर्क बराबर mb sin थीटा। तो m हमको पता है, ये निकाल रखा है हमने, b यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ये दे रखा है, और साइन 30 डिग्री, तो इसका मान रखेंगे हम लोग इस तरह से 1.28 × 7.5 × 10⁻² साइन 30। तो यह गुणा करके आ जाएगा आपका 4.8 × 10⁻² न्यूटन मीटर। इतना टॉर्क लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब 9वां सवाल है, अब एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें कितने 16 फेरे हैं और उसकी त्रिज्या हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और जिसमें 0.75 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार रखी गई है कि इसका तल जो है 5 × 10⁻² टेस्ला परिमाण वाले बाह्य क्षेत्र के लंबवत है। ठीक है, लंबवत है, इस तरह रखी गई है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और इसके अपने तल में स्थित यह एक अक्ष के चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र है, चारों तरफ उसमें घूम सकती है। यदि कुंडली को जरा सा घुमाकर छोड़ दिया जाए तो यह अपनी स्थायी संतुलन अवस्था के इधर उधर 2 प्रति सेकंड की आवृत्ति से दोलन करती है। तो कुंडली का अपने घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इस तरह से, यानी कि एक जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक कुंडली को ऐसे लटकाया गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है ये इसके लंबवत है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं, घुमा के छोड़ देते हैं। तो घुमा के छोड़ने के बाद ये क्या होगा, अपनी संतुलन स्थिति में आएगा। तो संतुलन स्थिति के परितः ये क्या करता है, जैसे लोलक होता है ना, लोलक को ऐसे छोड़ देते हैं तो वो ऐसे इधर उधर अपनी संतुलन स्थिति के इधर घूमता है। उसकी कुछ आवृत्ति होती है, यानी कि आवृत्ति मतलब कि 1 सेकंड में वो कितना दोलन कर रहा है इधर से उधर, ये हमको दे रखा है। और हमको क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण याद करो, आपने 11वीं में पढ़ा होगा, I निकालना है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाल रखा है थियरी में, आवर्ती F बराबर 1/2 पाई रूट M क्रॉस B बटे में I। ये है जड़त्व आघूर्ण I, ये हमको निकालना है। ये है M क्रॉस B यानी कि MB साइन थीटा, और यहाँ पे कितना दे रखा है, ये लंबवत है। ठीक है, तो लंबवत है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो MB बटे I हुआ ये। तो F बराबर क्या होगा, 1/2 पाई रूट MB बटे में I। तो अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा F² बराबर 1/4 पाई स्क्वायर MB बटे में I। तो I को इधर ले लेंगे और F² नीचे आ जाएगा, क्योंकि I हमको चाहिए। तो I बराबर 1/4 पाई स्क्वायर MB बटे में F²। तो अब देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए I निकालने के लिए। 1/4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट हुआ, M निकालना पड़ेगा। M कैसे निकालेंगे, NIA से। M क्या होता है, अभी तो हम निकाले हैं NIA, यानी कि N फेरों की संख्या, I विद्युत धारा, A क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिज्या दे रखी है,
तो और क्या है, ये वृत्ताकार कुंडली है, तो पाई आर स्क्वायर से क्षेत्रफल निकल जाएगा। विद्युत धारा तो दे रखी है, मान रखेंगे m निकल जाएगा। b यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ये दे रखा है आपको 5 × 10⁻², और f यानी कि आवर्ती। तो इस तरह से अब हम इसको हल कर लेंगे। पहले m निकाल लेंगे, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण m बराबर NI, n यानी फेरों की संख्या कितनी दे रखी है 16, I विद्युत धारा दे रखी है 0.75, a यानी क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, तो पाई 0.314 और r त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसको मीटर में बदल लिया, तो मीटर में बदल लिया तो 10 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, तो वो यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, चुंबकीय आघूर्ण। अब आवर्ती का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है, F बराबर 1/2 m क्रॉस b बटे में I। ठीक है, I क्या है, कुंडली का जड़त्व आघूर्ण है, ये ध्यान देना। यहाँ पर I ये विद्युत धारा है और जड़त्व आघूर्ण के लिए भी I ही प्रयोग होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे हम लोग, वर्ग कर देंगे, क्योंकि हमको I चाहिए, तो ये तो इधर छिपा हुआ है वर्गमूल के अंदर। तो f स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर m क्रॉस b बटे में I, यानी कि m भी साइन थीटा, थीटा 90 दे रखा है, तो ये हो जाएगा I इधर ले लेंगे, m भी इधर रहेगा, f स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब m हमने निकाल रखा है, b हमको दे रखा है, 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और f स्क्वायर यानी कि आवर्ती 2 प्रति सेकंड दे रखी है, यहाँ पर 2 × 2 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1.2 × 10⁻⁴ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये है इसका कुंडली का जड़त्व आघूर्ण I। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल लेंगे। अगला सवाल देखते हैं आप 10वां। एक चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर के समांतर एक ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। ऊर्ध्वाधर तल में घूम रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऊर्ध्वाधर तल है कि क्षैतिज तल है। इसका उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 22 डिग्री के कोण पर नीचे की ओर झुका हुआ है। ठीक है, यानी कि जैसे एक कोई चुंबकीय सुई है आपके पास इस तरह से, तो ये ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे ऐसे घूम सकती है, ठीक है, या ऊपर या नीचे। तो ये क्या है, अब ये सुई ऐसे झुकी हुई है, यानी कि इसका जो क्षैतिज है इसके साथ कुछ कोण बना रही है थीटा, इस तरह से झुकी हुई है। हम देखते हैं जैसे कि अगर ऐसी कोई सुई हो जो से ऊपर नीचे यानी कि आसमान की तरफ और जमीन की तरफ नीचे घूम सकती हो, ऐसी सुई को लेके हम लोग उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, तो सुई धीरे 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 जमीन की तरफ धंसती जाएगी, और उत्तरी ध्रुव में जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे तो वो एकदम सीधी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो जमीन के नीचे यानी कि उत्तरी ध्रुव के जस्ट नीचे ही तो उत्तरी ध्रुव हुआ, इसीलिए। तो ये 22 डिग्री क्या हो गया, नत कोण आ गया, झुका हुआ है। तो इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव यानी कि ये जो क्षैतिज घटक है चुंबकीय क्षेत्र का, ये हमको दे रखा है, यानी कि इसको बोलते हैं H, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.35। तो इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है पृथ्वी का। ठीक है, तो अब थोड़ा मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे ये एक पृथ्वी है और हम यहाँ पर कंपास लेके गए हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर कंपास हम लेके गए हैं, तो कंपास कैसा हो रखा है कि कंपास ऐसे ऊपर नीचे घूम सकता है इस तरह से, तो कंपास यहाँ पर ऐसे घूम गया है, ये नीचे की तरफ इस तरह से, क्योंकि उत्तरी ध्रुव यहाँ पर कहीं है तो उसकी तरफ ये दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर पृथ्वी क्षैतिज है, तो यहाँ पर कोई इसका क्षैतिज घटक यानी कि इस तरफ का घटक हमको दे रखा है H, और ये कोण हमको दे रखा है डेल्टा, नत कोण। तो हमको बताना है कि यहाँ पर अब पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में तो सुई घूमी होगी, तो असली जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का इस दिशा में है, ये सुई की दिशा में। ठीक है, अब हमको ये वाला दे रखा है क्षैतिज वाला, तो क्षैतिज वाला ये है, ये कोण है, ये इसका रिजल्टेंट है, परिणाम। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला निकाल रखा है, H बराबर क्या होता है, अगर ये मैं R ले लूँ, यानी कि R देखो ये किसी जगह पर मानो कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से है R, है ना,
और ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है h, और ये आपको दे रखा है डेल्टा। तो h किसके बराबर होगा? r का cos, है ना। ये परिणामी है, इसका एक घटक इस तरफ और दूसरा घटक तो इस तरफ होगा। तो ये घटक तुमको दे रखा है, हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला नहीं दे रखा है। ठीक है, बी एच हमको दे रखा है, बी भी ऊपर की तरफ होगा। तो h बराबर क्या होगा? r cos थीटा। ये तो तुमको आता है, cos थीटा, या तो ये डेल्टा है तो cos डेल्टा। तो r बराबर क्या हो जाएगा? h अपॉन cos डेल्टा। इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, तब ये क्वेश्चन तुमको अच्छे से समझ आएंगे कि किस तरह से ये क्षैतिज घटक है और किस तरह से ऊर्ध्वाधर घटक बनता है। तो r हमको निकालना है, यानी कि यही तो निकालना है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एक्चुअल में कितना है। क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? इस तरह से होता है ना, ये इस तरह से होता है। तो अब यहाँ पर हम तो सिर्फ क्षैतिज वाला देखते हैं, क्योंकि हम जब लैब में प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो हमको क्षैतिज वाला चाहिए होता है। तो जनरली हम लोग क्षैतिज वाला ही यूज़ करते हैं, क्योंकि टेबल हमारा क्षैतिज होता है, उसी में हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, तो इसलिए हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं। पर वहाँ पर हो सकता है कि इस टेबल में, ये जैसे हमारा टेबल है, ये इस यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से हो, पृथ्वी का ऊपर की तरफ, पर हमको ये वाला चाहिए रहता है, एच वाला। तो हमको यहाँ पर एक नेत कोण भी दिया रहेगा कि यहाँ पर इतना नत कोण है, तो उससे हम लोग इसका क्षैतिज वाला घटक निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब ये हमको पूछ रहा है कि r, यानी कि वहाँ पर तो 22 डिग्री पर जो है वो उसका मान कितना है, तो h बटे cos डेल्टा। तो इस तरह से इसको हम लोग मान रखेंगे, h बराबर r cos डेल्टा हो गया, तो r बराबर h अपॉन cos डेल्टा। तो h दे रखा है 0.35 और cos 22 डिग्री, तो cos 22 डिग्री हम लोग टेबल में से ढूंढ के लिख लेंगे 0.9272, तो यह आ गया 0.38 गॉस। तो इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.38 गॉस है, क्योंकि ये जो क्षैतिज अवयव है ये गॉस में ही दे रखा है, तो इसलिए हमने इसको भी गॉस में निकाल लिया है। अगला क्वेश्चन 11वां, दक्षिण अफ्रीका में किसी स्थान पर एक चुंबकीय सुई भौगोलिक उत्तर से 12 डिग्री पश्चिम की ओर संकेत करती है। चुंबकीय यामोत्तर में संरक्षित नतिव्रत को की चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 60 डिग्री उत्तर की ओर संकेत करता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव मापने पर 0.16 गॉस पाया जाता है। तो इस स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र का परिमाण और दिशा निकालिए। देखो क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी हैं, पहले मैं आपको बता दूं। ये एक पृथ्वी है जैसे, और हमको पता है कि जैसे ये जो है ये उत्तर ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव है। ये कौन से हैं? भौगोलिक। और चुंबकीय ध्रुव कौन से होते हैं? ये मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। अब हम कहीं पर जो है किसी जगह पर हैं, कहाँ पर हैं? दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ पर इन दोनों के बीच का कोण 12 डिग्री है। ये जो 12 डिग्री है इसका मतलब है कि जो चुंबकीय जो नॉर्थ है, चुंबकीय उत्तर है, वह भौगोलिक उत्तर से 12 डिग्री किस तरफ है? पश्चिम की तरफ है, इस तरफ है, यानी कि ये 12 डिग्री दे रखा है हमको। ठीक, दूसरा हमको क्या दे रखा है कि यहाँ पर चुंबकीय सुई अब नत कोण, यानी कि अगर हम लोग कंपास से लेके जाएंगे वो नीचे की तरफ झुकेगा या ऊपर की तरफ झुकेगा, यानी कि वो जिस तरफ झुकेगा उसी तरफ चुंबक जो पृथ्वी का वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र होगा। हम सिर्फ उसमें से क्षैतिज घटक को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया उसी तरह से। तो अब जो सुई है वो 60 डिग्री उत्तर की ओर झुकी हुई है, नत कोण दे दिया है 60 डिग्री, और क्षैतिज घटक कितना दे रखा है? 0.16, यानी कि वहाँ पर कुछ देखो इस तरह से सपोज पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है R, और ये क्षैतिज घटक हो जाएगा इसका, और इन दोनों के बीच में कोण कितना है? 60 डिग्री है, यानी कि डेल्टा। तो हमको ये निकालना है। ये वैसा ही है जो हमने पहले किया था, है ना। तो H बराबर होता है R cos डेल्टा।
तो यहाँ से r निकाल लेंगे। ठीक है, r क्या आएगा, h अपॉन कॉस डेल्टा। बस, तो देखो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, h हमको दे रखा है तो r निकालना है, तो r बराबर h अपॉन कॉस डेल्टा 0.16 बटे कॉस 60। तो 0.16 कॉस 60 कितना होता है, 1/2, तो 1 नीचे 2 ऊपर, तो ये कितना आ गया 0.32 गॉस। तो अब हमको पता चल गया कि वहाँ पर यानी कि दक्षिण अफ्रीका के उस स्थान पर चुंबकीय जो उसका चुंबकीय क्षेत्र है वह ऊर्ध्वाधर तल से 12 डिग्री पश्चिम की तरफ है, 12 डिग्री पश्चिम की तरफ है, और क्षैतिज से वहाँ पे कितना कोण बना रहा है, वो 60 डिग्री बना रहा है। यानी कि वहाँ पर हम लोग अगर चुंबक की सुई लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, एक तो 12 डिग्री इधर को घूम जाएगा। अब वो चुंबकीय सुई ऐसी होनी चाहिए जो दोनों तरफ घूम सके, यानी कि वो क्षैतिज में भी घूम सके इस तरह से, और वो ऊर्ध्वाधर तल में भी ऊपर नीचे भी घूम सके, है ना, वो ऊपर भी जा सके और नीचे भी जा सके और क्षैतिज में भी घूम सके। एक्चुअली ये 2D है तो इसलिए मैं प्रॉपर तुमको समझा नहीं पा रहा हूँ कैसे घूमनी चाहिए, है ना, उसको थोड़ा सा इमेजिन करो। वो चारों तरफ घूम सकती होनी चाहिए, ऐसी सुई होनी चाहिए, है ना। तो वो क्या होगी, ये आप वहाँ पे रखोगे तो जो भौगोलिक वाला जो नॉर्थ होगा उससे 12 डिग्री इधर को चली जाएगी और 60 डिग्री नीचे को झुक जाएगी जमीन की तरफ, ऐसा होगा। सोचो इसको थोड़ा सा। अगला सवाल है 12वां, किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.48 जूल प्रति टेस्ला है, तो चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बताइए। यदि वह बिंदु अक्ष पर स्थित हो, पहली एक कंडीशन है, दूसरा है चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर हो। देखो चित्र बनाते हैं पहले इसका। तो इस तरह से एक चुंबक है नॉर्थ साउथ, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, इसके अक्ष पर, यानी कि पहला वाला हम पहले कर रहे हैं उसके बाद फिर दूसरा करेंगे। इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर इसके अक्ष पर है, तो यहाँ पर P बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है B। तो इसके लिए हम पास एक फॉर्मूला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कॉन्स्टेंट है, m क्या है, चुंबकीय आघूर्ण जो दे रखा है, d यानी कि ये दूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो हमको b का मान मिल जाएगा, पर हमको दिशा भी चाहिए, है ना, दिशा। तो दिशा क्या होगी, देखो यहाँ पर ये s और n दोनों अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बनाएंगे और दोनों का परिणामी जो होगा वो ये b होगा। तो n वाला यहाँ पर, n वाला बाहर की तरफ बनाएगा, सिंपल सी बात है, n से बाहर जाता हुआ इस तरफ बनेगा चुंबकीय क्षेत्र। s वाला किधर बनाएगा, s वाला कहाँ बनाएगा, इधर बनाएगा, इस तरफ। पर n नज़दीक है तो वो वाला ज़्यादा होगा, तो इसीलिए n का जो क्षेत्र है वो प्रबल होगा, तो परिणामी जो है ये बाहर की तरफ आएगा, b इस तरफ होगा। ठीक है, दिशा भी पता चल गई, मान भी पता चल गया, तो इसको निकाल लेते हैं हम। तो ये इसका फॉर्मूला है, b = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की घात -7 2 और m कितना दे रखा है 0.48 और बटे डी क्यूब, यानी कि 10 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में बदलेंगे, 0.1 उसका क्यूब 0.96 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला। और इसकी दिशा, तो दिशा क्या होगी, s से p की तरफ, ये तो ये इस तरफ को होगी। ठीक है, S से M की तरफ, ये M अगर या P बिंदु जो भी है उस तरफ को होगी। दूसरा, अब बोल रहा है कि चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर स्थित हो, तो इसके लिए चित्र बनाते हैं पहले। तो इस तरह से ये एक चुंबक है नॉर्थ साउथ, और इसके कहाँ पर हमको निकालना है, लंब समद्विभाजक। ये लंब समद्विभाजक है, यानी कि इसके बीच में से जाती हुई लाइन और इससे 10 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर P बिंदु पर। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब। अक्ष के लिए था 2m
और लंब समद्विभाजक पे m। ये वैसा ही फॉर्मूला है जैसा हमने डाइपोल में निकाला था, उसी तरह से, है ना। ये डाइपोल ही है, ये चुंबकीय डाइपोल है। तो अब m हमको दे रखा है, d हमको दे रखा है, ये निकाल लेंगे। अब दिशा, अब n वाला यहाँ पर देखो, n वाला यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ बनाएगा, s वाला क्या करेगा, अपनी तरफ बनाएगा। अब इन दोनों का परिणाम ही ये रहा, ठीक है, इन दोनों का परिणाम ये। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे होगा, n से s की तरफ, दिशा मिल जाएगी। तो इसको निकालते हैं। तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो 10 की घात -7 और m 0.48 और डी क्यूब यानी कि 0.1 का क्यूब। तो यह आ जाएगा 0.48 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला। और इसकी दिशा कहाँ होगी, इस तरफ को। तेरहवां प्रश्न है अब, क्षैतिज तल में रखे एक छोटे छड़ चुंबक का अक्ष चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश है। संतुलन बिंदु चुंबक के अक्ष पर उसके केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूर स्थित है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.36 गॉस एवं रतिकोण 0 है। चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर इसके केंद्र से उतनी ही दूरी यानी कि 14 सेंटीमीटर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो इसको मैं तुमको समझाता हूँ, पढ़ के ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, चित्र से समझाता हूँ तब अब अच्छे से समझ आएगा। देखो, यह एक छड़ चुंबक है, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है और इसका ये अक्ष है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि संतुलन बिंदु चुंबक के अक्ष पर उसके केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि ये इसका केंद्र है और यहाँ से 14 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर कोई एक बिंदु है P, वहाँ पर संतुलन बिंदु है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसके द्वारा यानी कि इस छड़ चुंबक के द्वारा यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा जो इस तरफ होगा। उसको कुछ ले लेते हैं हम लोग, V1 ले लेते हैं, जैसे इस तरफ होगा, ये भी हमने निकाल रखा है और इसको हमको निकालना भी आता है। तो B1 को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बटे में डी क्यूब से ये निकाल सकते हैं। और इसकी दिशा कहाँ है, इस तरफ को है। अब ये क्या बोल रहा है कि यहीं पर जो है संतुलन बिंदु है, यहाँ पर क्या है, ये संतुलन बिंदु, इसको नल पॉइंट भी बोलते हैं। नल पॉइंट मतलब कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। तो परिणामी शून्य कैसे हो सकता है कि यहाँ पर जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हो, यह इस बिंदु पर इस चुंबक के द्वारा बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र का उल्टा हो, यानी कि इस दिशा में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हो, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी ऑफ अर्थ, इसको लिख लेते हैं। तो ये इस दिशा में होगा, ये इस दिशा में होगा, दोनों का परिणामी शून्य हो जाएगा तो नल पॉइंट मिल जाएगा। और हमको दूसरा ये भी दे रखा है कि वहाँ पर नत कोण कितना है, शून्य है। नत कोण शून्य है मतलब कि देखो हम कैसे पढ़ते हैं कि ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है R और ये इसका क्षैतिज घटक है और ये है नेत कोण। तो यहाँ पे डेल्टा शून्य है तो R बराबर क्या हो जाएगा, H, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही हो जाएगा 0.36 गॉस। तो ये 0.36 है तो ये भी 0.36 होना चाहिए, बस दोनों के बीच में जो कोण है 180। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कि ये B कितना है, ये इसके बराबर ही है 0.36 गॉस के बराबर, ये B1। अब हमको दूसरा बोल रहा है कि इसके केंद्र से ऊपर यहाँ पर कोई एक बिंदु है, कितनी दूरी पर है, वो भी D दूरी पर ही है, यानी 14 सेंटीमीटर, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने को बोल रहा है। तो अब हमको पता है कि इस चुंबक के द्वारा यहाँ पर अगर इसको हम लोग B2 ले लें, पहले चुंबक के द्वारा निकालेंगे, चुंबक के द्वारा ये B2 कितना होता है, B2 होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बटे में डी क्यूब, यानी कि इसका आधा होता है ये। देखो ये इसमें और इसमें आपको पता चल रहा है B2 किसके बराबर है, B1 का हाफ कर दो, यानी कि ये 2 यहाँ से हटा दो, यानी कि बटे में 2 कर दो, ये क्या बन गया, यानी कि B2 बराबर B1 का हाफ।
और इसकी दिशा कहाँ होगी, इस तरफ होगी। कैसे पता चला, ये N वाला इस तरफ बनाएगा, S वाला इस तरफ बनाएगा, दोनों का परिणाम इस तरफ। ठीक है, तो इस बिंदु पर किसके द्वारा निकल गया, ये क्षण चुंबक के द्वारा, और पृथ्वी का भी तो है, तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी तो इसी दिशा में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। यानी कि परिणामी नेट B कितना आएगा, B2 प्लस ये 0.36। तो B2 किसके बराबर है, B1 बटे में 2, और B1 किसके बराबर है, 0.36 बटे 2 प्लस 0.36, दोनों को जोड़ेंगे निकल जाएगा और दिशा आएगी इस तरफ। समझ आया कैसे करना है। पहले तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन अलग टाइप का है, पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी समझने में बहुत आसान है। ये एक क्षण चुंबक है और ये बोल रहा है कि इसके केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूर एक नल पॉइंट है, संतुलन बिंदु। तो हमने ये क्षण चुंबक का यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला, इस तरफ को आया। नल पॉइंट तभी हो सकता है कि जब वहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उसका उल्टा हो। तो उल्टा हमको पता चल गया, नत कोण भी 0 है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि क्षैतिज घटक वही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, दोनों को बराबर कर दिया। तो यहाँ पर जो ये B है यानी कि चुंबक के द्वारा, वो कितना आया, 0.36। तो अब उतनी ही दूरी पर लंबसम भाजक पर, तो फॉर्मूला हमारे पास पता है, या तो इसका आधा होता है उतनी ही दूरी पर, तो आधा कर दिया। तो यहाँ पर हमने B2 निकाल लिया, और दूसरा यहाँ पे पृथ्वी का तो है ही इस तरफ को, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ है तो यहाँ पर भी इस तरफ ही होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, B2 और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो जो H है पृथ्वी का क्षैतिज घटक, ये कितना है, 0.36 जूल। तो प्रारंभ में शून्य बिंदु चुंबक के अक्ष पर है, यानी अक्ष पर है, तो B1 वहाँ पर हम लोग निकालेंगे। जैसे ये फिर से मैं अगर ड्राइंग से बताऊँ, ये चुंबक है, ठीक है, और चुंबक से यहाँ पर, तो ये चुंबक के द्वारा इस P बिंदु पर इस चुंबक के द्वारा बाहर की तरफ होगा B1, तो ये B1 हो गया μ0/4π2m/d³। और ये किसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे संतुलन बिंदु है, ये पृथ्वी का जो घटक होगा H उसके बराबर होगा। ठीक है, अब B2 यानी कि B2 इससे यहाँ पर, तो B2 किसका होगा, इसका आधा होगा, तो H बटे में 2 ये हो गया। तो अब यहाँ पर पृथ्वी का भी घटक है एक, इस तरफ को H, और B2 भी इसी तरफ है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो B2 प्लस H, और B2 हमको पता है H बटे 2, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा, 3/2H। तो 3/2 H हमारे पास है 0.36, तो 0.54 गॉस। और इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है और ये भी परिणामी भी इसी तरफ है, तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसी की दिशा में रहेगा इस बिंदु पर B2 लंब समद्विभाजक पर 14 सेंटीमीटर ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14वां सवाल है, यदि प्रश्न 5.13 में वर्णित चुंबक को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए तो संतुलन बिंदुओं की नई स्थिति क्या होगी। कहाँ पर संतुलन बिंदु यानी कि नल पॉइंट मिलेगा। देखो इसको कैसे करेंगे, ये जैसे एक चुंबक है, पहले क्या था, इस तरफ उत्तर था, इस तरफ दक्षिण था, अब 180 घुमा दिया, तो यहाँ पर उत्तर चला गया और इधर दक्षिण चला गया। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अभी भी इसी तरफ है, ठीक है, ये पृथ्वी का है, बी ऑफ अर्थ ऐसा लिख सकते हैं, ये इसी तरफ है। तो अब देखो, अगर मैं इस बिंदु की बात करूं, यहाँ पर जहाँ पर पहले क्या मिल रहा था हमको, नल पॉइंट मिल रहा था, संतुलन बिंदु, अब वहाँ पर मिलेगा क्या। देखो यहाँ पर इस चुंबक के द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, बाहर की तरफ होगा या इसी दिशा में होगा, अब इसी दिशा में होगा, इधर को है ना, साउथ की तरफ जाता हुआ, तो ये तो नल पॉइंट नहीं होगा। तो नल पॉइंट कहाँ चला गया, अगर मैं इस बात की करूं, ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करूं, तो देखो यहाँ पर कोई एक बिंदु है P, तो N के द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ बनेगा और S के द्वारा इस तरफ बनेगा, तो परिणामी आएगा इस तरफ को, ये क्या है, B ऑफ मैग्नेट। ठीक है, और यहाँ पर इस तरफ को आ गया, ठीक है, जो पहले इस तरफ आ रहा था, और यहाँ पर
पृथ्वी का तो इस तरफ है, तो ये दोनों बराबर होके 0 हो जाएंगे। तो ये कुछ दूरी होगी जो इसके केंद्र से d डैश दूरी होगी, यही हमको ज्ञात करनी है। तो अब ये d डैश दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? इसके द्वारा, मैग्नेट के द्वारा, यानी कि Bm। तो हमको इसके लिए फॉर्मूला पता है, μ0/4π m/d डैश का क्यूब। और ये किसके बराबर होगा? h के बराबर होगा। ये हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है पृथ्वी का, उसके बराबर होगा। ये एक समीकरण मिल गया हमको। दूसरा, हमको पता है कि पिछले वाले जो क्वेश्चन हमने किया था, h किसके बराबर है? h है, देखो ये समीकरण देखो, B1 बराबर μ0/4π 2m/d³ बराबर h है। दो समीकरण बन गए h के। तो और ये d हमको पता है, ये कितना है? 14 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ से दूसरा समीकरण ले लेंगे, और दूसरा μ0/4π 2m/d³ बराबर h, ये दूसरा समीकरण बना। तो दोनों समीकरण को हल करके d हमको पता है 14 सेंटीमीटर, पिछले वाले में d डैश निकल जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तो पहले ये चीज़ लिख लेंगे कि जब चुंबक को 180 डिग्री कोण पर घुमाया जाता है, तब शून्य बिंदु यानी कि नल पॉइंट ऊर्ध्वाधर रेखा पर प्राप्त होता है। ये कैसे, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये दूरी जो है ये ऊर्ध्वाधर में d डैश दूरी ले रखी है। तो b डैश बराबर μ0/4π कितना हुआ? m/d डैश क्यूब। तो b डैश, और ये किसके बराबर है? h के बराबर है। और यहाँ से हमने दूसरा समीकरण लिया है 13 में से। अब इन दोनों को हल करेंगे, यानी कि इसके बराबर ये रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें कट हो जाएंगी। क्या बचेगा? 1/d डैश क्यूब बराबर 2/d क्यूब। तो d डैश क्यूब बराबर क्या आएगा? d क्यूब बटे में 2, और d कितना है? 14 है, 14 का क्यूब बटे 2। तो 14/2 की घात 1/3, यानी कि ये दोनों तरफ क्या कर, क्यूब रूट कर दिया है। तो 11.1 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये चुंबक के, ये n है इस तरफ ऐसे, यहाँ से ऊपर कितना? 11.1 सेंटीमीटर पर आएगा नल पॉइंट, जहाँ पर इस तरफ को क्या होगा? अर्थ का, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और इस तरफ को क्या होगा? ये चुंबक का। दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। 15वां सवाल है अब, एक छोटा छड़ चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है 5.25 × 10⁻² जूल प्रति टेस्ला है। इस प्रकार रखा है कि इसका अक्ष पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा में लंबवत है। चुंबक के केंद्र से कितनी दूरी पर परिणामी क्षेत्र पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाएगा? और इसमें दो कंडीशन दे रखी है, यदि हम अभिलंब समद्विभाजक पर देखें और अक्ष पर देखें। और इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम कितना है? 0.42 गॉस है। प्रयुक्त दूरियों की तुलना में चुंबक की लंबाई की उपेक्षा कर सकते हैं। तो देखो, पहले तो चित्र से बताता हूँ आपको मैं। इस तरह से यह एक छड़ चुंबक है NS, और यह चुंबकीय जो पृथ्वी की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र ये BE, इसके लंबवत रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अभिलंबवत, यानी कि यहाँ पर ये A की बात करते हैं पहले समद्विभाजक पर, यहाँ पर कोई बिंदु है P। यहाँ पर इस छड़ चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में बनेगा, ये हमने बहुत बार कर लिया है अभी पिछले क्वेश्चंस में, और पृथ्वी का ऊपर की तरफ है, और ये दोनों का नेट है परिणामी। तो अब बोल रहा है कि ये जो नेट है यह पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो यह दूरी ज्ञात करो कि कितनी दूरी पर यह नेट परिणामी पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अब ये 45 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि ये BE और B बराबर होंगे। B बराबर क्या होगा? BE। इसको हम लोग वेक्टर से भी निकाल सकते हैं, वो भी मैं निकाल के बताता हूँ आपको कैसे। तो B बराबर BE हो जाएगा। अब B ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ये अभी हमने निकाल रखा है, μ0/4π
m/r³ बराबर BE, यानी कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ये दे रखा है 0.42 गॉस, तो यहाँ से R निकल जाएगा, है ना, ये करना है। तो अब देखो इसको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं हमको, चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है, थीटा दे रखा है कितना 45 डिग्री, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, गॉस में दे रखा है, तो टेस्ला में उसको बदल दो 0.42 × 10⁻⁴। अब यहाँ से ये 45 डिग्री कोण बन रहा है किसके साथ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ, और ये जो है ये है B किसका, इस चुंबक के द्वारा इस बिंदु पर। तो tan 45 ये वेक्टर वाला याद करो, 11वीं में आता है, B sin 90 यानी कि B sin थीटा, थीटा मतलब दोनों जो वेक्टर हैं उनके बीच का कोण 90 डिग्री है, बटे में B cos 90 प्लस BE, तो ये आ जाएगा 1 और B बटे BE, क्योंकि cos 90 का हो जाएगा 0 हो जाएगा और sin 90 1 हो जाएगा, B बटे BE, तो मतलब B बराबर BE। तो अब B हमको पता है, यानी कि BE हमको पता है, B रखेंगे μ0/4π m/r³, तो m दिया हुआ है μ0/4π 10⁻⁷, यहाँ से r³ बराबर इतना आ जाएगा, और ये 12.5 × 10⁻⁵, फिर r निकालेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे 0.05 मीटर यानी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर दोनों का परिणामी, यानी कि इस चुंबक के द्वारा बनाया गया चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, उन दोनों का परिणामी जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ 45 डिग्री कोण बनाएगा, ये होगी पहली वाली चीज। दूसरी चीज, अब B बोल रहा है कि अक्ष पर, तो अक्ष पर वह कौन सा स्थान है जहां पर ये, अब यहाँ पर ये एक चुंबक हो गया, तो चुंबक के द्वारा इसके अक्ष से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा, ये हमको निकालना आता है, कितना होगा B डैश, तो B डैश होगा μ0/4π 2m/r³, क्योंकि ये अक्ष में है तो 2m, और ऊर्ध्वाधर में यानी कि समद्विभाजक पे है तो m/r³। यहाँ पर यह ऊपर की तरफ क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, और दोनों का ये नेट है, तो ये नेट यानी कि परिणामी जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ 45 डिग्री कोण बनाता है। तो अब ये 45 डिग्री दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया B डैश बराबर BE, वही चीज़ B डैश हमको पता है μ0/4π 2m/r³, और ये किसके बराबर हो जाएगा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.42 गॉस, बाकी चीज़ें पता है, r³ निकालना है, वही चीज़ है। तो देखो इसको, तो इस तरह से हम लोग पहले ये वेक्टर विश्लेषण से बता देंगे कि B डैश किसके बराबर है, BE के बराबर है। अब B डैश क्या है, μ0/4π 2m/r³, यानी कि इस चुंबक के द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। अब BE कितना है, 0.42 × 10⁻⁴, तो यहाँ से r³ पहले निकलेगा 2.5 × 10⁻⁵, और फिर r निकलेगा 0.063 मीटर। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल लेंगे, और इस तरह से हमने इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आपको अच्छे से समझ आए होंगे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।